हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रेपॉन। सबसे पहले अनाउंसमेंट, आज 20 मार्च है। आज हमारी टेस्ट सीरीज शुरू हुई है और पहला मॉक टेस्ट फ्री है। 10 फुल लेंथ टेस्ट मैं आपको कराने वाला हूं। इसका मैं ऐड दे चुका हूं, आपको बता चुका हूं, आपको याद दिला रहा हूं। आज टेस्ट सीरीज शुरू हो गई है और पहला टेस्ट मॉक टेस्ट फ्री है और बाकी की पूरी टेस्ट सीरीज 599 रुपीज में आप आराम से कर सकते हैं, ऑनलाइन है। इससे आपको आपका परफॉर्मेंस, आपका टाइम मैनेजमेंट, आपका स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट, आपकी परसेंटाइल स्कोर सब कुछ पता लग जाएगी। साथ साथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस भी मिल जाएंगे। तो आप इसे ज्वाइन करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आज मैं आपको एमसीक्यूज कराता हूं, राइट फ्रॉम बिगनिंग अंटिल फंडामेंटल राइट्स। सो बी रेडी फॉर आंसरिंग द क्वेश्चंस। इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर योर एग्जाम। Revision 1 Indian Polity 50 series Preamble to Fundamental Rights is our syllabus. So let us proceed. Question number 1. Consider the following statements about the features of Constitution of India. Consider the following statements about the features of the Constitution of India. इसके बारे में है, संविधान के बारे में कुछ फीचर्स हैं, उनके बारे में आपको बताना है। उसके बारे में यू शुड आंसर। सो क्वेश्चन इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। वी हैव ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। आई हैव डिस्कस्ड विद यू व्हाट इज द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब क्वेश्चन ये कहता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ट प्रिजर्व्ड विद। एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अपनी पूरी सैंक्टिटी रख पाता है, पूरी तरीके से अपनी वैल्यू बता पाता है इनमें से किस चीज को लेके, किस फीचर को लेके। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ द लेजिस्लेचर, इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? अगर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को वाकई में उसकी जो रियल सिग्निफिकेंस है वो देखना है तो कौन सा फीचर इसमें से होना चाहिए, कौन सा नहीं होना चाहिए। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ही होता है कि संविधान ही सर्वोपरि है। जब भी आप कभी पढ़ें दिस कंट्री हैज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज हैव रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, आप तुरंत समझ लेंगे कि इस देश में संविधान सर्वोपरि है। ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, दे टेक ऑल द पावर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहला बिल्कुल सही है। सुप्रीमेसी ऑफ द लेजिस्लेचर, यह गलत हो जाएगा। ओब्वियसली जब कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है तो लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं हो सकती। तो सेकंड, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर नहीं होता है। यूजुअली लेजिस्लेचर वहां सुप्रीम होती है जहां पर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जैसे यूके में। वहां पर पार्लियामेंट जो कह देती है वही संविधान हो सकता है। जब हम कहते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है तो इसका मतलब यह है कि जो संविधान में लिखा हुआ है वैसा ही पार्लियामेंट कह सकती है। तीसरा हो गया इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। ओब्वियसली रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मैंने आपको बताया सब कुछ साफ साफ नहीं लिखता है। अगर उसका इंटरप्रिटेशन बनाना होगा तो सुप्रीम कोर्ट बनाएगा और सुप्रीम कोर्ट का या जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। अगर जुडिशरी एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर के अंडर में काम कर रही है तो हो सकता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अपनी पूरा सिग्निफिकेंस ना दे पाए। इसका मतलब थर्ड भी सही है। तो इसका मतलब फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट। नाउ यू हैव गॉट दिस पर्टिकुलर थिंग। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन performs best when there is what? The constitution is supreme, when the judiciary is independent. Then the constitution which is written one definitely will perform at its best. ये बात समझ में आ गई? Next question. Consider the following statements. A resolution demanding bifurcation of a state passed by any state legislature has binding effect on the union government. ऐसा कोई भी रिजोल्यूशन जो स्टेट को दो हिस्सों में बांटना चाहता हो, अगर स्टेट लेजिस्लेचर ने पास किया है तो वो यूनियन गवर्नमेंट पे बाइंडिंग है। यूनियन को उसे मानना पड़ेगा। अगर उत्तर प्रदेश की लेजिस्लेचर ने एक रिजोल्यूशन पास कर दिया है कि उत्तर प्रदेश के 3 हिस्से कर दिए जाएं, हरित प्रदेश बना दिया जाए, पूर्वांचल बना दिया जाए, या अवध बना दिया जाए, या बुंदेलखंड बना दिया जाए, तो अगर ऐसा उन्होंने पास कर दिया है तो यूनियन बाउंड है कि उसे ऐसा करना पड़ेगा। पहले स्टेटमेंट ये कहता है। दूसरा ये कहता है एनी लॉ पास टुवर्ड्स रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स अंडर आर्टिकल 3 रिक्वायर्स स्पेशल मेजॉरिटी फॉर इट्स पैसेज। और ऐसा आर्टिकल 3 में होता है।
अगर नया राज्य बनाना है तो आर्टिकल 3 में बनता है, और अगर ऐसा करना है तो उस बिल को, वो जो रीऑर्गेनाइजेशन बिल है, उसे पास होने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए है पार्लियामेंट में। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है? तो देखिए, पहला करेक्ट नहीं है, बाइंडिंग इफेक्ट नहीं होता। सेंट्रल गवर्नमेंट मान भी सकती है, नहीं भी मान सकती है। राज्य अपने आप रेजोल्यूशन पास कर सकता है, राज्य कह सकता है, ये अपना व्यू दे सकता है कि यस, इस राज्य के 2-3 हिस्से हो जाने चाहिए, लेकिन वो सेंटर पे बाध्य है, बाध्यता है, ऐसा नहीं है। सेंटर में एक्सेप्ट रेजोल्यूशन, सेंटर में नॉट एक्सेप्ट। तो पहला गलत हो जाता है। आर्टिकल 3 जिसमें पार्लियामेंट के ऊपर ये टास्क है कि पार्लियामेंट राज्य को एबॉलिश करेगा, इस्टेब्लिश करेगा या उसका नाम चेंज करेगा, इसके लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है, स्पेशल मेजॉरिटी नहीं चाहिए है। सिंपल का मतलब है 50% +1 ऑफ दोज प्रेजेंट एंड वोटिंग। जितने बैठे हैं उनमें से जितनों ने वोट किया उनकी आधे से एक ज्यादा। सिंपल इज द सिंपलेस्ट मेजॉरिटी, हेंस इट रिक्वायर्स सिंपल मेजॉरिटी। तो इनमें से दोनों ही सही नहीं है। पूछ रहा है कौन सा सही है, तो डी इज द आंसर। दोनों ही सही नहीं है, दोनों ही सही नहीं है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द प्रीएम्बल। प्रीएम्बल के बारे में एक क्वेश्चन है, देखिए। इट इंडिकेट्स, प्रीएम्बल हमने सबसे पहले पढ़ा था, इट इंडिकेट्स द सोर्स फ्रॉम विच द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राइव्स इट्स अथॉरिटी। इसमें इंडिकेटेड है कि संविधान कहां से अपनी अथॉरिटी डिराइव करता है। पहला स्टेटमेंट, इट एड्स इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वेयर द लैंग्वेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज एम्बिगुअस। यह संविधान को समझने में मदद करता है जहां संविधान की भाषा थोड़ी एम्बिगुअस है, हल्का सा कंफ्यूजन है। इट इज बाई इटसेल्फ एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, और ये कोर्ट ऑफ लॉ में एनफोर्सेबल है, ये कोर्ट में भी इस्तेमाल हो सकता है। जुडिशरी सिर्फ प्रीएम्बल के बेसिस पर ही किसी कोर्ट का फैसला कर सकती है। जुडिशरी ये कह सकती है क्योंकि प्रीएम्बल में ऐसा लिखा हुआ है, यही सफिशिएंट है अपने आप में इस मुद्दे को ऐसा समझने के लिए। तो इनमें से कौन सा सही है? पहला सही है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव गिवन टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान में लिखा हुआ है कि भारत के लोगों ने भारत को यह संविधान दिया है। इसका मतलब सारी अथॉरिटी कहां से निकलती है? वी द पीपल से निकलती है। बिल्कुल सही है। यह भी सही है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा केशवानंद भारती केस में कि संविधान एड्स इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो संविधान को समझने में मदद करता है। यह भी सही है, इसकी ये इंपॉर्टेंस है। लेकिन यह भी कहा कि इवन दो इट इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन येट इट इज नॉट द सोर्स ऑफ फॉर एनी ऑर्गन टू ड्रॉ एनी पावर। किसी पावर का सोर्स नहीं है और कोर्ट में एनफोर्सेबल बाय इटसेल्फ नहीं है। ये किसी आर्टिकल की मदद से सपोर्ट में खड़ा हो सकता है, लेकिन ऑन इट्स ओन इट कैन नॉट बिकम द सोर्स ऑफ एनी पावर फॉर एनी ऑर्गन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हेंस स्टेटमेंट थर्ड इज रॉन्ग। फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। पहला और दूसरा सही है। आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान के संदर्भ में द फ्रेज यूनियन ऑफ स्टेट्स क्या इंप्लाई करता है? द फ्रेज यूनियन ऑफ स्टेट्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंप्लाइज व्हाट? पहला इंप्लीकेशन क्या? एन इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन। क्या इस फ्रेज से एक मीनिंग यह निकलता है कि यूनियन इंडिस्ट्रक्टिबल है? दूसरा, स्टेट्स आर दोज यूनिट्स विच एंजॉय डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स विद द यूनियन। क्या दूसरा मीनिंग इसका यह निकलता है कि राज्य वो यूनिट्स होते हैं जो सेंटर के साथ, यूनियन के साथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स एंजॉय करते हैं या पावर्स शेयर करते हैं? तो इस फ्रेज का मतलब बिल्कुल सही है, यूनियन भंग नहीं हो सकती। डॉक्टर अंबेडकर ने इस शब्द का मतलब बताया जब इस पर डिबेट हो रही थी कि यहां पर हम फेडरेशन लिखें या यूनियन लिखें, तो उन्होंने बताया हम यूनियन ही लिखेंगे। यूनियन का मतलब अलग अलग हो सकता है, बट हमारे लिए मतलब यह है कि वंस स्टेट हैज बिकम पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया इट कैन नॉट गो आउट ऑफ द यूनियन। हेंस द यूनियन इज इंडिस्ट्रक्टिबल एज पर द मीनिंग ऑफ द फ्रेज एज एक्सप्रेस्ड बाय डॉक्टर अंबेडकर इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स। बिल्कुल सही है। और चूंकि इससे फेडरल सिस्टम का बोध होता है, तो यह भी सही है कि स्टेट्स वो यूनिट्स होते हैं जो यूनियन के साथ फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स एंजॉय करते हैं। तो दोनों ही सही हैं, दोनों ही सही हैं। जब भी यूनियन ऑफ स्टेट्स फ्रेज आप संविधान में लिखा पाएं,
जब भी आप कभी मेंस एग्जाम में इस फ्रेज का इस्तेमाल करें आंसर लिखने में, तो ये दोनों इंप्लीकेशन आपको, ये फ्रेज ही ये इंप्लाई करेगा कि भारत का संघ कभी भंग नहीं हो सकता और राज्य सेंटर के साथ पावर्स एंजॉय करते हैं। शेड्यूल 7 में यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट दी हुई है। राज्यों को पावर सेंटर से नहीं मिली है, संविधान से मिली हुई है बाकायदा। तो दोनों ही सही हैं। ठीक, ये भी सही है और ये भी सही है। Consider the following statements. The states have no guarantee of their territorial integrity. मैं आपको वही चीज अब उसी टॉपिक पे क्वेश्चन को दूसरी तरीके से फ्रेम कर दिया मैंने, सेम टॉपिक पर। The states have no guarantee of their territorial integrity. थोड़ा सा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट बनाया। Only states enjoy distribution of powers with the union. Only states enjoy distribution of powers with the union. Name of a state can be changed by the parliament with mandatory consultation with the state concerned. ये क्वेश्चन आर्टिकल 3 या पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बनाया गया है। थोड़ा सा एडवांस लेवल का है, हल्का सा मैंने उसी चीज को घुमा के पूछा है। आप इसका आंसर दीजिए। पहला स्टेटमेंट, द स्टेट्स हैव नो गारंटी ऑफ देयर टेरिटोरियल इंटेग्रिटी. Only states enjoy distribution of powers with the union. We are talking of part 1, article 1 to 4. Name of a state can be changed by the parliament with mandatory consultation with the states concerned. इनमें से कौन सा सही है? इनमें से कौन सा सही है? ये आप बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। आप बताइए इसमें कौन सा सही है। स्टेट्स हैव नो गारंटी ऑफ देयर टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, बिल्कुल सही है। आर्टिकल 3 में पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो राज्यों को, एक राज्य के 3 राज्य बना दे, 2 राज्यों को मिला के 1 बना दे, या राज्य को ऑल टुगेदर खत्म कर दे। ये पार्लियामेंट के पास है पावर। तो सही बात है, राज्यों की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी सेफ नहीं है, वो कभी भी खत्म छोटे बड़े हो सकते हैं। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, वही मैंने आपको बताया जो आप पहले 1-2 क्वेश्चन पहले बताया था। ओनली स्टेट्स एंजॉय डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स विद द यूनियन, बिल्कुल सही है। जब भी हम यूनियन की बात करते हैं इसका मतलब यह है कि जो राज्य हैं वो यूनियन के साथ पावर शेयर करते हैं। जो यूनियन ऑफ इंडिया है उसमें तो द टेरिटरी ऑफ द यूनियन है। 2 फ्रेजेस हैं, मैंने आपको याद होगा एक्सप्लेन किए थे। 2 फ्रेजेस हैं, एक है यूनियन ऑफ स्टेट्स, एक है टेरिटरी ऑफ द यूनियन। और आपको बताया था टेरिटरी ऑफ द यूनियन में तो राज्य भी आते हैं प्लस यूटी भी आती हैं, प्लस जो एक्वायर्ड एरियाज है, मान लीजिए कल हम किसी और देश को एक्वायर कर लें तो वो भी आ जाएगा। तो स्टेट वो यूनिट्स हैं जो सेंटर के साथ पावर शेयर करते हैं। यूनियन टेरिटरी सेंटर के साथ पावर शेयर नहीं करती एक्सेप्ट दिल्ली एंड पौंडीचेरी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ओनली राज्य, यूटीज नहीं, सही है। राज्य का नाम बदला जा सकता है बाय द पार्लियामेंट विद मैंडेटरी कंसल्टेशन विद द स्टेट्स कंसर्न। ये सही है या नहीं है, आप बताइए। स्टेटमेंट नंबर 3 सही है या गलत? गलत है। पहला दूसरा तो सही है कि राज्यों की टेरिटोरियल गारंटी नहीं है कि वो रहेंगे जितने साइज के हैं उतने साइज के रहेंगे, छोटे बड़े हो सकते हैं, खत्म भी हो सकते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स तो यूनियन के साथ शेयर करते ही हैं, राज्य करते हैं, यूटी नहीं करती हैं। राज्य का नाम पार्लियामेंट बदलेगा लेकिन राज्यों से कंसल्ट करना मैंडेटरी है, ये बिल्कुल सही है। राज्यों से कंसल्ट करना मैंडेटरी है। आर्टिकल 3 कहता है प्रेसिडेंट शैल सेंड द बिल टू द स्टेट कंसर्न टू नो देयर व्यूज। बिल भेजना जरूर पड़ेगा, राज्यों से कंसल्ट जरूर करना पड़ेगा, लेकिन राज्यों की व्यू की मानना जरूरी नहीं है। राज्यों का व्यू क्या है ये मानना जरूरी नहीं है। Meaning thereby it is mandatory, it is constitutional, binding on the center or union to consult the states, but it is not binding for the union to abide by the views of the state. Hence statement number 3 is not correct. Only 1 and 2 are correct. पहला दूसरा सही है, तीसरा सही नहीं है। Only 1, 2 are correct. Name of the state can be changed by parliament with mandatory consultation with the state concerned. Yes, ये सही है। कंसल्टेशन मैंडेटरी है, उसे मानना जरूरी नहीं है। कंसल्टेशन मैंडेटरी स्टेटमेंट सही है, गलत नहीं है। हेंस आंसर इज 1, 2 and 3। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो तीसरा भी सही है। बात जरूर करनी है लेकिन बात को मानना जरूरी नहीं है। मान भी सकते हैं, नहीं मान सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताने हैं सही है नहीं है। मोस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स आर क्लेम्ड अगेंस्ट द स्टेट, बिल्कुल सही है। ज्यादातर फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, क्लेम अगेंस्ट द स्टेट है। राइट्स आर द क्लेम्स अगेंस्ट द स्टेट एंड फंडामेंटल राइट्स आर ऑल्सो द क्लेम्स, मोस्ट ऑफ देम आर क्लेम्स अगेंस्ट द स्टेट। ज्यादातर स्टेट के अगेंस्ट है, बिल्कुल सही है। दूसरा, नन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स अट्रैक्ट्स ऑटोमेटिक सस्पेंशन इन एनी ऑफ द सर्कमस्टांसेस, और ऐसा कोई फंडामेंटल राइट नहीं है जो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाए। ऐसा कोई फंडामेंटल राइट नहीं है जो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाए। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो पहला तो स्टेटमेंट करेक्ट है कि मोस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स आर क्लेम्ड अगेंस्ट द स्टेट, लेकिन इमरजेंसी के समय आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है। आर्टिकल 19 जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, इट ऑटोमेटिकली गेट्स सस्पेंडेड इन द टाइम ऑफ इमरजेंसी। अगर इमरजेंसी एक्सटर्नल कारणों से लगी हुई है तो ऑटोमेटिक सस्पेंशन है, अगर इंटरनल इमरजेंसी है तो सस्पेंड लिख के करना पड़ेगा। अदरवाइज आर्टिकल 352 में इफ कंट्रीज अंडर इमरजेंसी ऑन द बेसिस ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन, then article 19 is not there. It is not necessary for the government to tell you that article 19 is not there. It gets automatically suspended. तो none of the fundamental rights attracts automatic suspension in the answer, ये गलत हो जाता है। तो पहला ही सही है, दूसरा गलत है। Which of the following statements are correct about equality as inferred from article 14? आर्टिकल 14 के बारे में हमने बहुत अच्छी तरीके से समझा है, और इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? इक्वलिटी वर्ड जो इस्तेमाल हुआ है आर्टिकल 14 में, उससे उसका मीनिंग को लेकर क्वेश्चन है। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट एज्यूम, संविधान ये एज्यूम नहीं करता दैट ऑल पर्सन्स आर इक्वली केपेबल एंड सिमिलरली सर्कमस्टांस। संविधान ये बिल्कुल नहीं मानता है कि सबके हालात एक से, सब एक ही तरह प्लेस्ड हैं, बिल्कुल सही बात है। संविधान कहता है कि इनइक्वलिटीज हो सकती हैं और होती हैं, सभी एक से नहीं होते, सबके हालात अलग अलग हैं, पैदाइशी तौर पे अलग हैं, और अगर नहीं है तो आगे चल के भी अलग हो सकते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सिस्टम में इनइक्वलिटी होती है, इसलिए संविधान कहता है कि बिल्कुल एज्यूम नहीं करता कि सब इक्वली प्लेस्ड हैं और इक्वली सर्कमस्टांस हैं। पहला करेक्ट है। डिफरेंस इन सर्कमस्टांसेस वैलिडेट्स डिफरेंस इन ट्रीटमेंट, मैंने आपको बताया आर्टिकल 14 का एक मीनिंग ये भी है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज जो फ्रेज है उसका मीनिंग ये भी है कि लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, जो इनके हालात एक से उनके साथ एक सा ट्रीटमेंट, जिनके हालात अलग अलग उनके साथ ट्रीटमेंट भी अलग अलग हो सकता है, ये भी सही है। एप्लीकेशन ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ मे बी अफेक्टेड बाय वेरियस फैक्टर्स, एप्लीकेशन ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ मे बी अफेक्टेड बाय वेरियस फैक्टर्स, बिल्कुल सही है। इक्वलिटी बिफोर लॉ में बी अफेक्टेड बाई, जैसे राष्ट्रपति गवर्नर के लिए कुछ अधिकार विशेष हैं जो औरों के लिए नहीं होते हैं, साथ साथ सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस भी लॉ का एप्लीकेशन किसी के लिए कैसा है, किसी के लिए कैसा है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। एप्लीकेशन ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ में बी अफेक्टेड बाई वेरियस फैक्टर्स, इन जनरल देयर शैल बी इक्वलिटी बिफोर लॉ, बट लॉ में डिफरेंशिएट बिटवीन पीपुल एंड पीपुल ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, ऑन द बेसिस ऑफ देयर बैकवर्डनेस, ऑन द बेसिस ऑफ देयर physical condition, etc., in the basis of their status so far as president and governors are concerned. इसलिए तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है जहां तक आर्टिकल 14 में वर्ड इक्वलिटी की बात है। ये अच्छा क्वेश्चन है, तीनों ही सही हैं, 1 2 3 एंड 1 2 3 तीनों ही सही हैं। Which of the following statements are not correct about fundamental rights? Fundamental rights provide protection against arbitrary executive and legislative actions. पहला स्टेटमेंट कहता है फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड्स व्हाट? प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्ररी एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव एक्शंस। सो दिस स्टेटमेंट सेज दैट फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्ररी एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव एक्शन, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, मेनी ऑफ दीज राइट्स आर सेल्फ एग्जीक्यूटरी इन नेचर, ज्यादातर फंडामेंटल राइट्स सेल्फ एग्जीक्यूटरी है, इनको एग्जीक्यूट करने के लिए कोई कानून बनाने की जरूरत नहीं है, ये दूसरा स्टेटमेंट है। तीसरा, सिटीजनशिप इज एन एसेंशियल कंडीशन टू अवेल ऑल द फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स को अवेल करने के लिए नागरिक होना अनिवार्य है, सभी फंडामेंटल राइट्स को।
ऑल दीज राइट्स आर एब्सोल्युटली गारंटीड एट ऑल द टाइम्स। ये सारे फंडामेंटल राइट्स हमेशा ही एब्सोल्युटली अवेलेबल हैं। अब बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? फंडामेंटल राइट्स आर प्रोटेक्शन अगेंस्ट, नॉट ओनली अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव एक्शन, ऑल्सो अगेंस्ट लेजिस्लेटिव एक्शन। ये आप बताइए ये किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड यू प्रोटेक्शन अगेंस्ट नॉट ओनली एग्जीक्यूटिव एक्शन बट ऑल्सो लेजिस्लेटिव एक्शन इफ बोथ ऑफ देम आर अनलॉफुल? आप केस का नाम कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो पहला सही है। मैनी ऑफ दीज राइट्स आर सेल्फ एग्जीक्यूटिव नेचर, ये बिल्कुल सही है। सेल्फ एग्जीक्यूटरी हैं, उनको लिए लॉ बनाने की जरूरत नहीं है। नागरिकता एसेंशियल कंडीशन है सभी फंडामेंटल राइट्स के लिए, नॉट नेसेसरी। आर्टिकल 14 सिटीजन्स के लिए भी है, नॉन सिटीजन्स के लिए भी है। आर्टिकल 21 सिटीजन्स के लिए भी है, नॉन सिटीजन्स के लिए भी है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है कि नागरिकता होनी जरूरी है। अगर आपको सारे फंडामेंटल राइट्स चाहिए, सभी नहीं लेकिन हाँ कुछ गैर नागरिकों को भी मिलते हैं। ऑल दी राइट्स आर, और राइट्स एब्सोल्यूट कभी भी नहीं होते, ये रिस्ट्रिक्टेड राइट्स हैं। अगर ऐसा होगा तो ऐसा हो सकता है, अगर आप ऐसा फॉलो नहीं करेंगे तो फंडामेंटल राइट्स आपको अवेलेबल नहीं है। तो तीसरा और चौथा गलत हो जाते हैं, थर्ड एंड फोर्थ आर रॉन्ग। बी इज द आंसर। आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि ये किस केस का जजमेंट है कि फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट बोथ आर्बिट्ररी एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव एक्शन। The Constitution guarantees certain rights to citizens and to some non-citizens as well. सेल्फ एविडेंट हो गया, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। फंडामेंटल संविधान गारंटी करता है कुछ अधिकार नागरिकों को, कुछ गैर नागरिकों को, बिल्कुल सही है। द राइट्स आर द लिमिटेशंस ऑन द स्टेट पावर। बेसिकली राइट्स क्या होते हैं? आवर राइट्स आर लिमिटेशंस ऑन द स्टेट बिकमिंग व्हाट? टायरेनिकल, एब्सोल्यूट। सरकार और उसके ऑर्गन्स एब्सोल्यूट पावर ना ले लें या टायरेनिकल ना हो जाए। हम अपने राइट्स और लिबर्टीज के जरिए उनके ऊपर पाबंदियां रखते हैं, कंट्रोल में रखते हैं, रेगुलेट करते हैं। हमारे अधिकार क्या है? सरकारों की ऊपर क्या है? एक बाइंडिंग है, लिमिटेशन है, वो हमारे अधिकारों के खिलाफ काम नहीं कर सकते। तो ऑब्वियसली राइट्स आर ऑलवेज लिमिटेशंस ऑन द पावर्स ऑफ द स्टेट। पावर्स कैन नॉट बी मिसयूज्ड, दे कैन बी यूज्ड लॉफुली। तो दूसरा भी सही है और पहला भी सही है, तो दोनों ही सही है। The makers of the Constitution of India were mindful of the wide inequalities and disparities of the Indian society. संविधान निर्माता जब संविधान बना रहे थे, they were very much mindful of the inequalities and disparities in the society. मैंने आपको बताया, पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं। संविधान निर्माता बिल्कुल इस बात को मानते थे कि समाज में बहुत सारी असमानताएं हैं, सभी लोग समान नहीं हैं, पहला सही है। The Constitution of India contains provisions which allow classification of people on the basis of such disparities and inequalities. और संविधान अलाउ करता है कि लोगों को अलग अलग वर्गों में बांट दीजिए ताकि उनके बीच में समानता आ जाए। जो कम डेवलप्ड है उनको विशेष अधिकार दे दीजिए, जो डेवलप्ड है उनको वो अधिकार ना दिए जाएं। तो ये भी सही है। आर्टिकल 14 तो खास तौर से लोगों को क्लासीफाई करने की परमिशन देता है, लेकिन क्लासिफिकेशन का जो बेसिस हो वो सही होना चाहिए। अगर आपने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी बनाई है, उसका बेसिस 8 लाख रुपए सालाना कमाई है या इतने एकड़ लैंड होनी चाहिए एक्सेट्रा, वो बेसिस लॉजिकल होना चाहिए। बेसिस लॉजिकल होना चाहिए। क्लासिफाई आप कितने ग्रुप्स में भी कर सकते हैं, बैकवर्ड में भी, मोस्ट बैकवर्ड भी कर सकते हैं। मेक एन नंबर ऑफ ग्रुप्स बट द बेसिस ऑफ मेकिंग ग्रुप्स शुड बी व्हाट? कॉन्स्टिट्यूशनल। दोनों ही सही है। आंसर इज सी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आर्टिकल 14 डायरेक्ट्स द स्टेट नॉट टू डिस्क्रिमिनेट सिटीजन्स ओनली इन एप्लीकेशन ऑफ लॉज। आर्टिकल 14 डायरेक्ट्स द स्टेट नॉट टू डिस्क्रिमिनेट सिटीजन्स ओनली इन द एप्लीकेशन ऑफ लॉज। आर्टिकल 14 कहता है सिर्फ नागरिकों के साथ कोई भेदभाव ना करें। स्टेट को कहता है कि सिर्फ नागरिकों के साथ कोई भेदभाव ना करें। पहला स्टेटमेंट गलत है। आर्टिकल 14 सभी के लिए है, सिटीजन्स हो या नॉन सिटीजन्स हो, तो ये गलत हो जाता है। आर्टिकल 14 ऑल्सो मैंडेट्स दैट स्टेट शुड अंडरटेक अफर्मेटिव एक्शंस टू रिमूव इनइक्वालिटीज। बिल्कुल कहता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। जो फ्रेज है इन आर्टिकल 14, इसका मतलब ही यही है कि सबको बराबर प्रोटेक्शन दो, उसके लिए पॉलिसीज ऐसी बनाओ ताकि लोग बराबरी पे आ जाए, समानताएं खत्म हो जाए।
अफर्मेटिव एक्शन का मतलब है स्टेट शुड इंटरवीन इन रिमूविंग द डिस्पैरिटीज एंड सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज अमंग द पीपुल। तो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट और पहला गलत है कि ये सिर्फ नागरिकों के लिए ही राज्य को कहता है कि आप ऐसा करेंगे, तो दूसरा ही सही है। Which of the following rights does not flow from rights to equality as mentioned in part 3 of the Constitution? हम राइट्स टू इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, मतलब आर्टिकल 14 से 18 की बात कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है इनमें से कौन सा इंप्लीकेशन आर्टिकल 14 से 18 से फ्लो नहीं करता। राइट टू प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल 14 से, आर्टिकल 15 से, आर्टिकल 16 से फ्लो करता है, बिल्कुल सही है। आर्टिकल 14 इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, आर्टिकल 15 क्लॉज 4, आर्टिकल 16 क्लॉज 4 क्लॉज 6, आर्टिकल 15 क्लॉज 6 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। मतलब यह है कि आप भेदभाव कर सकते हैं बट प्रोटेक्शन देने के लिए, कमियों को दूर करने के लिए, सही है। राइट टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट आर्टिकल 16 में आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए ताकि आप स्ट्रेट एम्प्लॉयमेंट में आ जाएं, बिल्कुल सही है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट वायलेशन ऑफ सिविल राइट्स आर्टिकल 17 रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी, ये भी बिल्कुल सही है। राइट्स अगेंस्ट मल्टीपल पनिशमेंट्स ये आर्टिकल 20 में है। डबल जियोपार्डी ये आर्टिकल 20 के क्लॉज 2 में है। तो ये आर्टिकल 20 मतलब इसके बाहर है, तो ये नहीं होता। तो 1, 2, 3 राइट्स टू इक्वलिटी से फ्लो करते हैं, वहां से निकलते हैं 1, 2, 3। और कौन सा नहीं करता है तो आप बोल देंगे 4 नहीं करता है। नॉट, इस पर ध्यान दीजिएगा। Which of the following rights are not applicable to refugees in India? इनमें से कौन से आर्टिकल हैं रिफ्यूजीज को एप्लीकेबल नहीं है? आर्टिकल 14, 15, 16 बहुत आसानी से बता देंगे। आर्टिकल 14 सभी के लिए है, 15, 16 ओनली फॉर सिटीजन्स, ये सिर्फ सिटीजन्स के लिए है। तो 2 and 3 तो पहला हो गया 1 ओनली, नॉट एप्लीकेबल टू रिफ्यूजीज इन इंडिया। आर्टिकल 15, 16 आर नॉट एप्लीकेबल टू रिफ्यूजीज। तो आंसर क्या हो गया? 2 and 3। ये नहीं, ये हो गया नॉट एप्लीकेबल। आर्टिकल 15, 16 नागरिकों के लिए। Which of the following is considered as the most important function of a welfare state? मैंने आपको वेलफेयर स्टेट के बारे में एक्सप्लेन किया है। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन वेलफेयर स्टेट का क्या होता है? कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, प्रोवाइडिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, leaving market forces to take their own course, making public provisions for securing social justice. Welfare state is a state which intervenes to bring socio-economic parity among the people. वो स्टेट जो सरकारी खर्च करके पब्लिक एक्सचेकर से लोगों के बीच की असमानताएं खत्म करता है, उनको नौकरियां देता है, उनको राशन दे सकता है, सब्सिडी दे सकता है, वो स्टेट कहलाती है वेलफेयर स्टेट। और जो लेजर स्टेट होती है वो होती है, लेजर स्टेट वो होती है जो मार्केट फोर्सेस के ऊपर छोड़ देती है कि मार्केट खुद ड्राइव अपने आप को करेगा और सबके बीच में समानता ले आएगा, इतने हालात अच्छे पैदा कर देगा कि सभी को अपने लिए पैसा कमाने की क्षमता आ जाएगी। तो जब वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं, यहां पर सरकारें खुद इंटरवीन करती हैं, जो गरीब हैं उनको सपोर्ट देती हैं, जो उससे बेटर ऑफ हैं उनको सपोर्ट नहीं देती। तो वेलफेयर स्टेट ऑलवेज टेक्स अफर्मेटिव एक्शंस टू रिमूव इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ वेलफेयर स्टेट इज टू समहाउ डू दिस। दिस इज करेक्ट, डी इज करेक्ट। Which of the following instruments did not mention anything about fundamental rights? ये मॉडर्न हिस्ट्री से भी कर सकते हैं, पॉलिटी से भी कर सकते हैं। इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट्स के बारे में कुछ नहीं कहता था? रिपोर्ट ऑफ साइमन कमीशन 1930, नेहरू रिपोर्ट 1928, कराची रिजोल्यूशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1931, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट, कौन सी रिपोर्ट जिसने फंडामेंटल राइट्स के बारे में कुछ भी नहीं बोला? साइमन कमीशन ने बोला कि जब फंडामेंटल राइट्स देने के लिए कोई आप एम्पावरमेंट नहीं कर रहे हैं भारतीय सरकारों को, तो फंडामेंटल राइट मेंशन करने की कोई नीड रिपोर्ट में नहीं है। तो साइमन कमीशन ने फंडामेंटल राइट के बारे में कोई प्रोविजन नहीं दिया। नेहरू रिपोर्ट ने साफ साफ बोला था कि हमको चाहिए फंडामेंटल राइट्स। 1931 के कराची सेशन में बाकायदा कांग्रेस ने रेजोल्यूशन पास किया था फंडामेंटल राइट्स एंड इकोनॉमिक प्लानिंग पे, इट वाज ड्राफ्टेड बाय जवाहरलाल नेहरू।
तो इसमें भी फंडामेंटल राइट्स की बात हुई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जिसका बेसिस साइमन की रिपोर्ट हुआ करती थी, मेजर बेसिस साइमन की रिपोर्ट थी, उसमें भी ऑब्वियसली फंडामेंटल राइट्स के बारे में कुछ कहा नहीं गया था। तो 1 और 4 में फंडामेंटल राइट के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया था। 2nd और 3rd में फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात हुई थी। तो दीज आर फ्यू क्वेश्चंस व्हिच आई वांटेड यू टू डिस्कस विद मी सो फार एज प्रेम्बल टू फंडामेंटल राइट्स आर कंसर्न। मैंने आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन बताए हैं और आपका एक अच्छा सा रिवीजन करा दिया है। होप यू एंजॉयड दिस सेशन।